कि रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से। आज से हम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपसे धीरे करके अपनी वीडियोस के साथ शेयर करते रहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीकॉम, बीबीए, बीबीएम और एमबीए में। तो यहाँ पर हमें ये पता करना होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पर हम ये पता करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है। डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप जब भी मार्केट से कोई सामान परचेज करने जाते हो, कोई प्रोडक्ट आप लेने जाते हो तो उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई कीमत होती है, उस प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो कैसे वैल्यूएट की गई होगी? तो अगर आपने नहीं सोचा तो आपसे सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो किस तरीके से वैल्यूएट होती है, इनमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम अपने सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर करने वाले हैं। जो कि सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक बीबीए में, बीबीएम में, बीकॉम में और एमबीए में ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस सब्जेक्ट के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो अब क्योंकि हमने ये बात करी कि जैसे मान के चलिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक पेन परचेज करते हैं। अब एक पेन जिसकी आज के मार्केट सिनेरियो में जो एक पेन 2 रुपये का भी आ रहा है, एक पेन 5 रुपये का भी आ रहा है, एक पेन 10 रुपये का भी आ रहा है, 50 रुपये का भी आ रहा है, 100 का, 500 या उससे भी हाईएस्ट प्राइस के पेन हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब ऐसा क्या ऐसा खास है उस पेन में कि भाई एक पेन वही 2 रुपये का मिल रहा है, जिससे हमारी राइटिंग सेम आनी है, 5 रुपये का मिल रहा है, राइटिंग सेम आनी है, जैसी मेरी हैंड राइटिंग होगी बिल्कुल वैसी ही आएगी, है ना। तो क्या ऐसा रीजन है कि भाई वो पेन जो है वो 500 रुपये का बिक रहा है और एक पेन 2 रुपये का बिक रहा है या सेल हो रहा है। अब कोई भी पेन को 2 रुपये का जो जैसे पेन बिक रहा है, जो यूजन प्रो पेन आजकल आपने मार्केट में देखे होंगे, उसमें कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है भाई? क्योंकि यदि हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि बिजनेस, कोई भी इंसान जब बिजनेस शुरू करता है तो किसके लिए करता है? प्रॉफिट के लिए करता है। अब क्या 2 रुपये में उसको प्रॉफिट हो रहा होगा? तो 2 रुपये में कितना प्रॉफिट हो रहा होगा उस जो पेन का मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, ये सब सारी चीजें वैल्यूएट हम करते हैं अपनी टोटल कॉस्टिंग में। या जो इंसान 500 रुपये का पेन सोल्ड आउट कर रहा है तो उसकी टोटल लागत कितनी आ रही है, कितने टैक्सेस दे रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे, तो ये सब सारी चीजें हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारी ब्रांच है इसको हम इंटरनल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। इंटरनल अकाउंटिंग इसीलिए बोलते हैं, देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हो तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी रिटेलर आपको ये नहीं बताता भाई इसकी लागत प्राइस क्या है, वो केवल आपको ये बताता है कि इसकी सेलिंग प्राइस ये है, आपको देना हो तो नीचे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बेसिकली वही हम आज इसमें आप अपनी इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आपसे डिस्कस करने वाले। अपनी वीडियो की तरफ हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोविजन ऑफ सच एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर as will enable the total cost of any particular unit। total cost of any particular unit यानी किसी भी एक particular unit की total cost पता करना। to be ascertained with the reasonable degree of accuracy। reasonable degree of accuracy के साथ at the same time to disclose the exactly how such total cost is constituted। ये definition आपके लिए वॉल्टर W क्विक ने। देखिए सिंपल, अब मैं इस definition को elaborate करता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारा एक प्रोविजन है जो कि हमारे सच एनालिसिस, हम ऐसे एनालिसिस करते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर का, लाइक कौन कौन से एक्सपेंडिचर इंक्लूड हो रहे हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पर हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल पे होता है हमारा, लेबर पे होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर को जिस तरीके के हम एक्सपेंडिचर, और एक हम पढ़ेंगे ओवरहेड्स।
ये एक्सपेंडिचर को क्लासिफिकेशन, ये सारे एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे भाई, ये हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, लेबर पे कितना खर्चा हो रहा है, ओवरहेड कितने हो रहे हैं हमारे, will enable to the total cost of any particular unit। total cost of any particular unit मतलब कि जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, हम एक पेन बना रहे हैं, उस पेन की एक पेन की कीमत है 2 रुपए। अब वो 2 रुपए का जो पेन बन रहा है उसकी एक यूनिट की कीमत कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे। तो वो हम इवैल्यूएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बी ascertained with the reasonable degree of accuracy। reasonable degree of accuracy का मतलब कि 100% एक्यूरेसी कॉस्टिंग की करना एक बहुत ही टफ पार्ट है, और 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है, जो वॉल्टर डब्ल्यू विग है, वो बोलते हैं कि भाई रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि जस्टिफिएबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि लगभग 99.99% हमारी जो टोटल कॉस्टिंग है वो यही आ रही है। At the same time to disclose exactly how such total cost is constituted। मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी एक यूनिट को बनाने में हमारी कितनी टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कितनी टोटल कॉस्ट लगी है। तो ये हमारी डेफिनेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब हम आगे आपसे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट। बात करेंगे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यदि आपने अभी हमारी वीडियो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कॉमर्स पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस आगे मिलती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो इसकी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है वो मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था, लाइक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल अकाउंटिंग, जो कि इंटरनल अकाउंटिंग जिसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब सारी चीजें बनाते हैं। और ये सारी चीजें बना के अपने वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में या क्लास 11 में पढ़ा होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे वो अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाएं। लेकिन वहाँ पे हमें पता पड़ता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट, लेकिन हमें ये पता नहीं पड़ता कि पर्टिकुलर जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारी कंपनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करती है वो हमारी एक्सटर्नल अकाउंटिंग या एक्सटर्नल लोगों के लिए करती है, और कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता करने के लिए। तो इट मींस कि जो मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारी एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट होती है या कॉस्ट का एवेल्यूएशन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इट इंक्लूड क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ मटेरियल एंड लेबर। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कितना मटेरियल, उस मटेरियल पे कितनी लेबर, कितना हमारे ओवरहेड्स होने चाहिए, कितने हमारे और अदर एक्सपेंसेस होने चाहिए, वो सारे डिसाइड हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, जो भी मैंने आपको बताया था, लाइक रॉ मटेरियल है हमारा, वेजेस है हमारा, और हमारे अदर ओवरहेड्स वगैरह हैं, उनका क्लासिफिकेशन करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ डिवीजन ऑफ मनी या डिवीजन ऑफ अमाउंट, कि भाई इतना रॉ मटेरियल है तो मेरी इतनी लेबर लगेगी, इतना रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल है तो 100 लेबर लगेगी, 5000 यूनिट का रॉ मटेरियल है तो 500 लेबर लगेगी। ये हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है, और उसके अलावा कितने रुपए के हमारे खर्चे होंगे तो वो हमारे ओवरहेड्स में आ जाते हैं। थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम किसी भी प्रोडक्ट की एक तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और टोटल कॉस्ट निकालने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब देखो, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकल जाएगी, यदि हम मान के चलो टोटल कॉस्ट में, यदि हम टोटल कॉस्ट में टोटल आउटपुट का डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट में यदि मैं टोटल आउटपुट का डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ जाएगी। इट मींस कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालता हूँ
मुझे ये मालूम होता है मैंने कितनी क्वांटिटी या कितना आउटपुट में प्रोडक्शन किया, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। देन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग को साइंस एंड आर्ट बोला गया है। क्यों बोला गया है? आप लोगों ने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। तो सेम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग को साइंस एंड आर्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बेसिकली जितनी भी हमारी अकाउंटिंग है, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस है। मतलब विदाउट प्रिंसिपल हमारी कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती। और जहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो जहाँ प्रिंसिपल यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस। क्योंकि साइंस में भी एक फिक्स प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे सारी चीजें, उन्हीं थ्योरीज पे सारी चीजें हमारी रेगुलेट करती हैं। सेम उसी तरीके से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ प्रिंसिपल है, कुछ परफॉर्मा है, कुछ थ्योरीज है, उन्हीं थ्योरीज पे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। आर्ट क्यों है? आर्ट इसीलिए क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। अब उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन मुझे क्या लगाना है, वो मेरा कहलाता है आर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका टॉपिक कवर करेंगे, कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन आवर रेट, तो बहुत सारी चीजें हम आपकी कवर करने वाले हैं। और ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन हम लोग कवर करेंगे। तो क्या है कि हम एक ही चीज की कॉस्टिंग को निकालने के हमारे पास 5 तरीके हैं। अब उन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका मैं अडॉप्ट करूं जो कि मेरा बेस्ट तरीका हो, तो दैट इज नोन एज आर्ट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरी इज एन आर्ट। Next point है work in progress can be calculated easily or can be easily valued। जैसे क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि होता क्या है, जैसे मान के चलिए हमने कोई काम किया, अब वो काम जरूरी नहीं है मेरा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरा हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यदि वो काम पूरा नहीं होता तो हम ये देखते हैं कि हमारा कितना काम फिनिश हो चुका और कितना काम अभी हमारा बचा है। तो जितना काम हमारा बचा हुआ होता है वो हमारा किसमें आ जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, आपके लोकल आसपास रोड्स वगैरह बनती हैं, हाईवेज वगैरह बन रहे होते हैं, या कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट वगैरह या कोई आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनना होता है। यदि हम बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की, तो अकाउंटिंग ईयर मेरा होता है 1 साल का। अकाउंटिंग ईयर मेरा होता है 1 साल का, जो कि शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब मान के चलो कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च को वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन 31 मार्च को मुझे अपने अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। तो 31 मार्च में मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ और कितना काम कंप्लीट नहीं हुआ। जितना काम मेरा कंप्लीट हो गया वो तो मेरा फिनिश उसमें आ गया, फिनिश वर्क में आ गया, और जितना काम मेरा इनकम्प्लीट रह गया वो मेरे किसमें आ गया? वर्क इन प्रोग्रेस में। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इजीली यहाँ पे असरटेन कर सकते हैं कि हमारी वर्क इन प्रोग्रेस कितनी आ रही है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी। मतलब हम कोई भी एक्टिविटी बना रहे हैं तो उसमें हम ये प्लान कर सकते हैं कि भाई हम कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अपने प्रोडक्ट में रखेंगे। कितनी प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि जैसे मान के चलिए मैंने आपको शुरुआत में एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि एक जो बिजनेसमैन है वो 2 रुपए का एक पेन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं वहां पे भी वो 2 रुपए के एक पेन पे भी प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। लाइक हो सकता है वो 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे या 1 रुपया, कुछ भी अमाउंट वो अर्न कर रहा हो, बट वो उससे अर्न कर रहा है। इट मींस कि जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी असरटेन कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसे अपनी टोटल कॉस्ट पता चल जाती है कि मेरे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है और मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को इतने रुपए में सोल्ड आउट करूंगा, इससे कम में सोल्ड आउट नहीं करूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने गैजेट से ले सकते हो। गैजेट्स लाइक आपके लैपटॉप है, आपके कैमरास हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, इनका एक बेस्ट एग्जांपल है लाइक प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट के असरटेनमेंट। जैसे आप सैमसंग, वीवो, ओप्पो या किसी का भी मोबाइल फोन आप लेते हो, जब आप वो फोन लेते हो, जब वो फोन लॉन्च होता है मार्केट में तो उसकी मार्केट प्राइस कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे वो फोन का मॉडल पुराना होता जाता है उसकी मार्केट प्राइस क्या होती है? धीरे धीरे करके डाउन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी कोई फोन या जब भी कोई आपका ऐसा फोन लॉन्च हो रहा है, लाइक सैमसंग कर रही है, वीवो कर रही है, ओप्पो कर रही है, रियलमी कर रही है, एमआई कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने प्रोडक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी लेते हैं।
जैसे मान के चलो कोई एक फोन करके तैयार हुआ 20,000 का, अब उन्होंने कह दिया भाई 20,000 में मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 20,000 के मोबाइल फोन को कितने में सोल्ड आउट करूंगा, 30,000 रुपए में, यानी ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। तो इसके बीच का अंतर मेरा क्या हो गया, 10,000 रुपए, ये मेरा हो गया प्रॉफिट, ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट। या इसमें से मैं इंक्लूड कर सकता हूँ जीएसटी, कि भाई जीएसटी और इसमें से माइनस हो जाएगी, तो मेरा लगभग 8,000 8,500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। अब जैसे जैसे मॉडल पुराना होता जाएगा, इसका जो रेट है वो सेलिंग प्राइस 30,000 से 28,000, 27,000, 25,000 धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। इट मींस कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कभी भी अपनी टोटल कॉस्ट से नीचे सामान नहीं बेचती। वो क्या कर रही है, जब उसने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लिया, वो धीरे धीरे प्रॉफिट को रिड्यूस करती जा रही है, जिससे जो नॉर्मल लोग जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहें वो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें आज हमने आपसे बात करी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। आगे हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आने वाले हैं कॉस्ट